हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप सभी। मैं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में हुए शराब घोटाले को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। यही वजह है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले की जांच का जिम्मा स्टेट विजिलेंस को सौंप दिया। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला घोटाले की बात से इनकार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की आग बुझने की बजाय और धधकती जा रही है और इसके जद में आ रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दरअसल आबकारी महकमा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है, इसलिए उंगलियां उठनी भी शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने जांच की मांग उठाई तो गृह मंत्री अनिल विज ने पहले तो एसआईटी का गठन किया और उसके बाद अब जांच विजिलेंस ब्यूरो के हवाले कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घोटाले की जानकारी मिली तो 7 मई 2020 को एसईटी का गठन किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए किसी ने मांग नहीं की। एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि जहां जहां पर भी जिस जिस जिले में इस प्रकार की चोरी हुई है उसकी वो जांच करें। द अबव report submitted by special inquiry team has duly been considered by the department and it has been decided with the approval of the Honorable Chief Minister Haryana to get the above mentioned issue probed by State Vigilance Bureau। एक तरफ इस मामले की जांच गृह मंत्री अनिल विज ने विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में उम्मीद से ज्यादा एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, उससे साफ है घोटाला नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ होता तो क्या एडिशनल आपका स्टॉक बिकता? पिछले वर्षों के कंपैरेटिव इतना इंक्रीज आपको दिखता? केवल मात्र शक्ति है और उस शक्ति से कहीं ना कहीं कई लोग दुखी हैं और जो लोग दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका दुख ये छलकता है। वहीं दुष्यंत चौटाला के घोटाला नहीं होने वाले बयान पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये सारा मैटर जो है अब स्टेट विजिलेंस को चला गया और स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट आने तक हमको इंतजार करना चाहिए and we should trust our state vigilance department that they will reach to the right conclusion। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाले के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले रोकने के बजाय उसे दबाने में जुटी हुई है। हर घोटाले को इन्होंने वो करने का प्रयास किया है, दबाने का काम किया। धान के बारे में भी आपको याद होगा, असेंबली में कहा गया कि धान का कोई घोटाला नहीं। बाद में कैसे घोटाला निकला, अब कैसे निकले भाई? असेंबली में कहा गया फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, कोई घोटाला नहीं। इसी प्रकार से किलोमीटर स्कीम का घोटाला। लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसको लेकर डिप्टी सीएम के अधीन आने वाले एक्साइज डिपार्टमेंट पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद कई बार डिप्टी सीएम ने बचाव भी किया और अब घोटाले से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो फिर पहले एसईटी का गठन और अब विजिलेंस ब्यूरो को जांच सौंपना क्या संकेत देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमारे प्रोड्यूसर ने इस रिपोर्ट में जो सवाल छोड़ा है, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हमारे पैनल के पास जाकर हमारे साथ योगेश कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। कौशिक साहब, मैं बहुत स्वागत करती हूं। मनोज भारद्वाज है, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका।
बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधे जुड़े हैं अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी। गुलिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। एक एक करके सभी के पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत क्यों ना गुलिया साहब आप ही से कर लिया जाए। दुष्यंत जी को, डिप्टी सीएम को कोई शराब घोटाला नहीं दिखता, फिर इस घोटाले को लेकर पहले एससीटी का गठन और उसके बाद विजिलेंस को जांच का सौंपा जाना सरकार की तरफ से क्या इशारा करता है, क्या है ये सर? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, दुष्यंत जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, कोई दुष्यंत जी का निर्णय नहीं था। बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ एक्साइज, कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन लिया गया, दुष्यंत जी ने अपने अधिकारियों को वो आदेश जारी किए, ठीक है, अधिकारियों ने उन आदेशों की पालना करी। दूसरी बात, रेवेन्यू बढ़ करके आया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए, रेवेन्यू स्टेट के पास आता है, वो जितना आता है वो सबके सामने होती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई वो क्या। हाँ, जिस भी स्तर पर या सोनीपत में देखिए कुछ गिरफ्तारियां हुई, या जहाँ भी अगर किसी स्तर पे किसी ने कहीं कुछ चीज रखी है, कोई गोदाम है या किसी के पास कोई लिकर शॉप थी, इसमें से उसने किसी ने निकाल करके अगर कुछ किया, उसकी जांच के लिए दुष्यंत जी ने स्वयं कहा कि जांच को कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए, उन आदेशों की पालना हुई अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट। जो ऑर्डर अधिकारियों तक जाने चाहिए थे, दुष्यंत जी ने वो आदेश पहुंचाए। अगर फिर भी सरकार, मैं एक बात मानता हूँ, फिर भी सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। अगर सरकार ये सोचती है कि कहीं छोटे स्तर पर भी कोई गड़बड़ हुई हो, तो उसका भी पता लगना चाहिए। उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। सवाल सर, बहुत आसानी से आप निकल गए मेरे सवाल से। सीधे ये कहा था कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ठीक। उसके बाद सर एससीटी का गठन, फिर विजिलेंस को जांच का सौंपा जाना। जब सरकार बिल्कुल, जब डिप्टी सीएम इस बात से बिल्कुल वो है, कॉन्फिडेंट है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, उसके बाद ये किया जाना, यानी कि पहले ये बयान आने से पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था सर। नहीं, देखिए, बयान किसने मांग करी? अभी जो बयान दे रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, मांग तो इसकी भी नहीं की थी कि घोटाला हुआ ही नहीं है और एससीटी का गठन। एक घोटाले की बात आई, जांच हो जाती। दुष्यंत जी कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, विज साहब ने एससीटी का गठन किया, उसके बाद विजिलेंस को जांच सौंपा। सवाल बहुत सरल सवाल था सर। नहीं अनामिका जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में जवाब देने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, देखिए, आप एक चीज बताइए, सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, सरकार का रेवेन्यू बढ़ करके आता है, इस प्रकार की कोई नियमितताएं पाई नहीं जाती। कैबिनेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिया, कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी, बात में रेवेन्यू की यहाँ कर ही नहीं रही सर। चलिए ठीक है, आपको जितना बोला था फिर वही चीजें दोहरा रहे हैं, मैं दोबारा आऊंगी। रेवेन्यू की बात नहीं है सर। नहीं, अगर किसी छोटे से छोटे स्तर पर भी कोई गड़बड़ी हुई, उसकी जांच हो रही है, वो बिल्कुल हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन फिर ये बयान क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं है, सीधे इनकार कर देना कि हुआ ही नहीं है। फिर भी साहब अलग से एससीटी का गठन भी कर रहे हैं, उन्होंने विजिलेंस को सौंप दिया जांच। घोटाला तब होता जब रेवेन्यू लॉस होता सरकार को, घोटाला नहीं। अगर किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने या किसी स्वयं के प्राइवेट किसी ठेकेदार ने अगर कोई गड़बड़ करी, तो उसकी जांच के लिए सरकार क्या रहती है? तो ये छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम और विजिलेंस को छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए सरकार सौंप रही है सर। बिल्कुल, चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। आप मुस्कुराए क्यों जब वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए? हम इसके लिए छोटी मोटी गड़बड़ियों के लिए भी हम विजिलेंस को सौंप रहे हैं। मनोज जी, बड़ा दुख की बात है, बड़ी हंसी स्थिति हो गई है इस वक्त, जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं। एक तरफ सरकार मना करती है अपने बयान से, एक तरफ बयान देती है भाई घोटाला हुआ है। तो जब आपने एसआईटी क्या गठन कर दिया और विज साहब ने जो है हमारे गृह मंत्री ने जो है वो अपनी इंक्वायरी डिप्यूट कर दी, तो कम से कम ये बोल रहे हैं कि भाई अभी इंक्वायरी हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बाद में, तो उस चीज को नकारना नहीं चाहिए इनको। तो एक तरफ आप इंक्वायरी भी करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप नकार भी रहे हो, तो फिर ये इंक्वायरी का मतलब क्या रह जाता है? तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है ना, भारद्वाज जी, आप कौन सी हिस्ट्री समझते हैं? मैंने ये कहा कोई भी दोषी बख्शा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। गुलिया साहब देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर एक तरफ सरकार ने अगर इस बात की इंक्वायरी डिप्यूट करी है, तो अभी जल्दबाजी नहीं होगी ये कहना कि घोटाला हुआ ही नहीं है। अरे सर, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं।
मैं सरकार की तरफ से रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू बढ़ करके आया, अगर सरकार को रेवेन्यू लॉस होता तो आप इसको घोटाले की श्रेणी में आप इसको रख सकते, किंतु ये घोटाले की श्रेणी में कहीं से नहीं आता। सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, सरकार को रेवेन्यू बढ़ करके आता है। जेजेपी ये कह रही है कि घोटाला नहीं हुआ है, विजिलेंस जांच करा रहे हैं, रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ लेकिन हम विजिलेंस जांच करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप तो गुलिया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ, घोटाला भी नहीं हुआ, हाँ। तो क्या हमारी सरकार बिल्कुल इतनी ठाली है क्या जो फालतू फंड के कामों में लगा रही है? मोटी गड़बड़ी। अरे कानून का उल्लंघन, अगर कहीं कानून का भी उल्लंघन होता है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। देखिए नमिका जी, ये जो बातें कह रहे हैं ये सिर्फ एक घोटाले की बात नहीं है। आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई किलोमीटर स्कीम है, उसके मामले में इन्होंने ऐसा कहा। उसके अलावा जो रोडवेज की ठीक है, आज सर आज बहुत है इसी पर, आज केवल शराब घोटाले पर। वंदना जी, जब ये किसानों के बारे में बोलते हैं ना तो मुझे शर्म आती है। मैंने रोक दिया, नहीं बोल रहे। नहीं, आज सर वैसे बहुत व्यापक है ये विषय। अगर किसानों पर हम बात करें तो हम पहले भी बैठ चुके हैं, साथ में आगे भी बैठेंगे, लेकिन आज इसी घोटाले पर हम बात करेंगे। जनता जवाब चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। वंदना जी, आप अभी भी जेजेपी को सुन रही हैं, घोटाला नहीं हुआ लेकिन हम विजिलेंस जांच करा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो, कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हुई हो, इसलिए एससीटी का गठन हुआ, इसके लिए विजिलेंस को जांच सौंप दिया, और अभी भी वो इस घोटाले को मान नहीं रहे हैं। तो क्या जांच तक का इंतजार करना चाहिए या हो क्या रहा है? ये अलग अलग बयान क्यों? अनामिका जी, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अभी आप अनिल विज जी को जब सुन रहे थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, पहली लाइन जो आई कि हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि वो भी जांच करे। ठीक है, पहली उनकी लाइन थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट वो जांच करे। तो अगर कहीं पर हमारे को कंप्लेंट्स आई हैं तो हमने उसकी जांच की। अगर आप एसएटी रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बार बार ये है कि जो ठेके जो बंद करने के आदेश हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आई, गनमैन प्रोवाइड करवाने वाली प्रॉब्लम ये सामने आई। लेकिन एक चीज मानकर चलिए कि जो हमारी सरकार है वो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार है, और हमें लगा कि कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तो हमने पहले एसईटी बिठाई, और उसमें भी लगा कि जो एसईटी ने सिफारिश की कि जो 2 अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आगे हम विजिलेंस जांच की तरफ भी चले गए। तो इन टोटल मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर हमें कहीं पर भी 0% गुंजाइश लगती है कि कहीं पर गड़बड़ हो सकती है तो उसकी हम जांच करवाएंगे। जांच अभी चल रही है, आप ना उससे पहले उसको घोटाला बोल सकती हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है, हम उसको नहीं कह रहे अभी, लेकिन कार्रवाई की बात उन्होंने की है तो उसको हमने आगे बढ़ाया, उसका दायरा आगे बढ़ाया, विजिलेंस को जांच हमने दी है, सिर्फ इतनी सी बात। तंवर साहब फोन पर है हमारे साथ, सुखबीर तंवर, सीधे अभी लाइव जुड़ना है, उनको जुड़ नहीं पाए, फोन पर है क्या तंवर साहब? जी बहुत स्वागत करती हूँ। आप समझ पा रहे हैं ये विजिलेंस जांच शराब घोटाले पर? अनामिका जी, बहुत ही मैं सुन रहा था जेजेपी के प्रवक्ता को भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, क्या कमाल बेमिसाल इनके विचार हैं। ऐसा लगता है कि भाई इस प्रदेश में राम राज्य है। आप समझिए, लॉकडाउन के दौरान जो थानों से शराब जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने जहां पे रखी हुई थी वो शराब, और L1 के जो ठेके थे उन पे जो शराब, जो सरकार के संरक्षण में चोरी दर्शा के जो ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु दूसरे प्रदेशों में भी तस्करी हुई, उसमें क्या बढ़िया आईवास ये लोग कर रहे हैं। मैं तो इनसे कुछ निशब्द कर दिया इन दोनों ने। हकीकत ये है कि सरकार के संरक्षण में लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा शराब का घोटाला हुआ, और सरकार के जो मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है, आखिर ये दोनों प्रवक्ता जवाब मुझे जरूर देंगे, मेरी ऐसी आशा है। जिस व्यक्ति को इसका मुख्य अभियुक्त इन्होंने बनाया है, आखिर किन हालात में, जबकि वो पहले भी शराब तस्करी के उस पे मुकदमे हैं, और किन हालात में उसको आर्म्स लाइसेंस दिया गया और किस हालात में उसको सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए, इस बात का जवाब दें, तब पता चलेगा। वंदना जी और अजय जी दोनों से इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल तंवर साहब आपके लिए और मनोज जी आपके लिए भी है मेरा। जब मैं आऊंगी मनोज जी तब आप दीजिएगा जवाब, अभी तंवर साहब आप बोले
आपने आई वॉश करने की बात कही, सरकार पर यह आरोप लगाया। ठीक, मुझे अगर दोनों के बयान समझ नहीं आया, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया अजय जी से भी, वंदना जी से भी। आपको ये आई वॉश क्यों लग रहा है? आप अगर कह रहे घोटाला हुआ है, एक सेकंड सर, अगर आप कह रहे घोटाला हुआ है तो सरकार क्या करेगी? जांच बिठाएगी। जांच बिठा दिया, एसआईटी का गठन किया, विजिलेंस को सौंप दिया। आप एक्साइज विभाग की भी बात अभी कर रही थी वंदना जी, ठीक? तो सरकार आई वॉश कर रही है या आपने एक आरोप उठाया तो उस पर जांच कर रही है? गलत क्या कर रही है? अनामिका जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एससीटी का उनको कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था कि वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनन कार्रवाई कर सके। इंक्वायरी टीम थी। अगर सरकार में इतनी संजीदगी थी, हाँ। तो क्यों सरकार ने एसआईटी का गठन नहीं किया? हाँ। एसआईटी का गठन करते, हाँ। वो जांच करते और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की इसमें संलिप्तता मिलती, लेकिन एसआईटी के बाद विजिलेंस को दिया ना सरकार ने। नहीं, देखिए, एससीटी के गठन में टाइम खराब कर दिया। अच्छा, अब विजिलेंस को दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो जिस प्रकार से करना चाह रहे हैं, ये दोनों ही बात अपने आप में इस बात का संकेत है कि ये प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। हाँ। और जिस प्रकार से एक सिरे से नकार देना कि कोई घोटाला ही नहीं है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है तो फिर एससीटी भी क्यों? और फिर जब घोटाला नहीं था तो वो कहां चली गई शराब? जो 3 थानों की शराब, L1 की शराब और उसके बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज कर रखी थी वो शराब, वो अपने आप उड़ गई हवा में। अगर घोटाला नहीं तो क्या है? किस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता? चलिए ठीक है, मनोज जी उन्होंने अपनी बात रख दी इनेलो की तरफ से। अगर कांग्रेस के लिए शराब घोटाला हुआ है और सरकार जांच करा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? जी, ये सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ। अभी लेटेस्ट जो है ना जी, ट्रिब्यून के अंदर भी छपी थी कि 75 ऐसे मामले हैं जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसे निकाले गए सरकार की तरफ से हरियाणा में। ठीक है जी, और इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई सरकार ने नहीं की। आप कृपया इसे दोबारा से पढ़े। 75 ऐसे मामले हैं। ये अगर आप इसको दोबारा से पढ़िए तो इसको जो ना आप ये जो है ना नहीं, आप दोबारा पढ़िए। ये ट्रिब्यून की है जी रिपोर्ट। नहीं, रिपोर्ट आप पढ़िए लेकिन दोबारा से पढ़िए। 75 ऐसे मामले हैं जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसा निकाला गया। किसने निकाले? सरकार के नुमाइंदों सरकार के नुमाइंदों ने। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार के नुमाइंदे कौन होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, सरकार के नुमाइंदे कौन होते हैं? जो कृपया करके मुझे बताइए। अगर मान लो कहीं खजाने पे किसी आदमी ड्यूटी लगा दी गई है और खजाने से अगर पैसा जा रहा है तो सरकार की मिली भगत के पैसे लेकर जा सकता है? चलिए ठीक है, आपने अगर सरकार की मिली भगत मेरी रिपोर्ट बहुत है डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। आप दोनों प्लीज शांत हो जाए प्लीज। कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार जो बात इन्होंने छेड़ दी उसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी और जेजेपी दोनों से। हाँ गुलिया साहब बोलिए। देखिए अनामिका जी, मैं सिलसिला पूरे इसको क्रमबद्ध तरीके से मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता भी और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रवक्ता भी एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं किसी दुकान से या किसी L1 से शराब चोरी हुई जो कम पाई गई। उसके अंदर सीआरपीसी, ये भारतीय कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं, उसके तहत सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोषियों को सस्पेंड भी किया गया। ठीक है। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? गिरफ्तारी भी हुई, मुकदमे भी लोगों के ऊपर दर्ज हुए। किसी ने अपनी जिम्मेवारी का, कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, उसको सस्पेंड भी किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। उसके अंदर जो भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी जिसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो मुकदमे भी दर्ज हुए। अब दूसरी बात, मैं एससीटी की बात कर रहा हूँ। एससीटी ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया कि हमें ये चीजें 2020-2021 के एक्साइज पॉलिसी में ऐड करनी चाहिए, जो कि उस पॉलिसी में ऑलरेडी थी, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से वो लागू नहीं हो सकी। तो हरियाणा प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक्साइज के भी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी ऑलरेडी चीजें हमारी नई पॉलिसी में हैं, किंतु कोरोना काल की वजह से लागू नहीं हो सकी। दूसरी चीज, एससीटी ने कहा कि हमें किसी डिस्टिलरी में जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके लिए
वो इजाजत उनको एक्साइज एक्ट नहीं देता, तो कहीं पर भी कानून का उल्लंघन सरकार की तरफ से ना तो होने दिया गया, ना किसी को इस बात की छूट है भविष्य में। ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगी सर। वंदना जी, तंवर साहब ने एक सवाल पूछा था, एसआईटी क्यों, एसआईटी क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी कराने का अधिकार क्षेत्र हमारा है, और मुझे लगता है कि रिपोर्ट अगर हमारे सामने आई है तो हम अगले एक स्टेप की तरफ भी बढ़े कि हम विजिलेंस जांच भी करा रहे हैं। यहाँ पर मैं सुन पा रही थी सुखबीर जी को, उन्होंने कहा कि क्या रामराज आ गया, तो चलिए आपकी जबान पर रामराज तो आया, जनता की जबान पर तो ऑलरेडी आ चुका है, और ये रामराज ही है जब सरकार खुद से बताती है कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है और हम जांच कर रहे हैं। आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया था, ना ही कांग्रेस ने कोई प्रश्न उठाया था, हमने खुद से प्रश्न उठाया, खुद से जांच कराई, और हमारे सामने जब 2 अधिकारियों की बात आई कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो आगे विजिलेंस जांच की तरफ भी हम बढ़ गए। अगर कहीं पर भी कोई घोटाला होता है, गड़बड़ होती है, तो यहाँ पर बैठकर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अपनी सरकार की तरफ से कि अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो उसको दंड जरूर दिया जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से एक नेता को भी गिरफ्तार किया गया। आपने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, आपने प्रश्न पूछा कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उसको गनमैन कैसे दिए गए, तो यही प्रश्न तो एसआईटी ने भी कहा है, ये आपने अपनी तरफ से थोड़ा ना बताया, एसआईटी भी तो यही कह रही है कि उनको गनमैन कैसे दिए, और क्वेश्चन मार्क भी वहीं पर है, तो उसीलिए तो आगे जांच का दायरा बढ़ाया गया। तो अभी इट विल बी टू अर्ली। वो कांग्रेस ने गनमैन दे दिया क्या ऐसा इनाम देते हो आप अधिकारियों को जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं? आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हुड्डा साहब का बड़ा प्रेम है आपका, ऐसा दंड देते हैं, समझ आता है। तो अरे वो क्वेश्चन भी तो हम ही उठा रहे हैं, क्वेश्चन भी तो हम उठा रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि बड़े बड़े घोटाले में आप जाके छुप जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपराधियों को दंड देने का यही तरीका है, सीबीआई के नाम से कई आपके नेता जाके छुप जाते हैं। जो है ना जी, आप मेरे बीच में ना बोले, उनको और गुंडागर्दी का हथियार दे रहे हैं। शर्म की बात है, अदरवाइज आप करके मेरे बीच में बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात आपके लिए होगी। हम तो अगर कहीं पे कोई गड़बड़, ये तो हरियाणा प्रदेश के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे शर्म की अपराधियों बात को तो तब है जब आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कोर्ट में जाके अटेंड होते हैं। शर्म की बात वो है जब आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के लिए नहीं बैठे, हमारे कौन से हम एक बहुत गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। प्लीज मनोज जी प्लीज। तो एक अनामिका जी बिल्कुल सीधा स्पष्ट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, 0 टॉलरेंस टू करप्शन हमारी सरकार है, इसीलिए जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया। अगर हमें लगता है कि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पर आपको आश्वासन देती हूँ, यहाँ पर प्रदेश की जनता को आश्वासन देती हूँ कि उसके अगेंस्ट स्टेप उठाया जाएगा। हम शुरुआत कर चुके हैं और आगे जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी हम स्टेप उठाएंगे। इन्होंने गनमैन को लेकर जो सवाल उठाया कि ये किस तरह का अधिकार देना है, यही तो प्रश्न उठा एसआईटी में। एसआईटी ने तो ये प्रश्न उठाया कि प्रतीक्षा गोदारा ने कैसे गनमैन दे दिए, तो वो जो प्रश्न आया है तो उसी के लिए तो आगे जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो एसआईटी में आया था, एसआईटी ने जांच करके बताया था, और एसआईटी किसने बताई थी? हमारी सरकार। ठीक है, काफी देर हो गई हमारी सरकार की, अब हम ही दाग रहे हैं। विश्लेषण भी जान लेते हैं ना, विश्लेषक क्या कह रहे हैं। कौशिक साहब, सबको मैंने जानबूझकर एक बार एक राउंड और में गई ताकि और भी चीजें निकल कर आए, रिपोर्ट से कहीं ज्यादा। सुना आपने? मैंने पूरा सुन लिया। हाँ। और मैं मनोज भाई ने एक क्लू दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। हम किसी भी घोटाले को घोटाला कब कहते हैं और किसी भी केस को एक सिंपल केस कब कहते हैं। घोटाला हमारा नंबर 1 तो या तो कैग की रिपोर्ट बताती है। कैग की रिपोर्ट ने जैसे स्पेक्ट्रम के मामले में जनता ने शोर मचाया, अपोजिशन ने शोर मचाया स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इसमें कैग ने फिर कहा कि एक्चुअली इतने पैसे का बिकना चाहिए था स्पेक्ट्रम, लेकिन ये इतने का बिका और इसमें मिली भगत है कनीमोई की और उनकी, और उनके ऊपर एफआईआर हुई। ये बात अलग है कि बाद में वो बरी हो गए। सेम अब हम आते हैं इस शराब घोटाले पे। बिल्कुल मैं ये कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि लोगों के आम भाषा में समझ में आ जाए। अब आम भाषा में मैं बात करता हूं, ये शराब घोटाले की जो बात कर रहे हैं, अब उसी डेफिनेशन पे आते हैं हम। कैग में मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे 75 जो ये नाम ले रहे हैं उनमें उसका नाम नहीं है। अब मैं बात करता हूं, एक शराब जो भी बेच रहा है उसके पास ठेका था, उसके पास एक मतलब उसने पैसे जमा कराए हुए सरकार के पास, और उसको एक वो L1 का या इधर उधर जहां पे भी वो शराब के उसके जगह थी बेचने की, वो ऑफिशियली वो शराब बेच रहा था उस वक्त तक जिस वक्त तक के हमारा कोविड का मामला नहीं आया।
मीन्स बाय इट वाज 100% लीगल उस आदमी के लिए भी जो अरेस्ट हुए हैं या जो भी लोग कर रहे थे। ठीक है, जिस दिन कोविड का मामला आया सब कुछ बंद कर दिया गया, शराब का भी ये कहा गया कि भी अब नहीं बिकेगी। ठीक है, अब उस टाइम पे शराब बिकी या शराब निकली और किसी ने शराब बेची, उसकी एक एफआईआर भी है मेरे हिसाब से, अगर आप पता करेंगे तो। जिस L1 वाले की शराब चोरी हो गई उसने जाके थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी कि जी मेरा किसी ने तोड़ के और मेरी चोरी कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि फिर अपोजिशन में ये देखो इनके आपस में ये लगेंगे। मैं लीगली ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें कहीं पे भी ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि XYZ की मिली भगत से सरकार को इतना लॉस हो गया है या XYZ इसमें मिला हुआ था, उसके कोई प्रमाण आ गए हैं इसलिए XYZ के ऊपर एक्शन हो और ये घोटाला है। मेरा मानना है कि अभी तक ये घोटाले की डेफिनेशन में नहीं है। हाँ, इरेगुलरिटी हुई है, बट इरेगुलरिटी जिसने की है उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद एसईटी की जो अनियमितता को घोटाले का रूप ना दिया जाए। अभी 2 सेकंड मैं बात मेरी पूरी कर लेने दो। इरेगुलरिटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार ने मान लिया, एफआईआर लॉन्च कर दी है। अब आज तक ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 10 बार हो चुका है मामला। मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि अल्टीमेटली कांग्रेस या इनेलो या जो भी कहते हैं कि ये घोटाला है वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। क्या किसी का रेजिग्नेशन चाहिए, क्या कोई और गठन चाहिए किसी और इंक्वायरी के लिए, या क्या कि जी नहीं हम हरियाणा पे विश्वास नहीं रखते क्योंकि मामला हरियाणा का है और होम मिनिस्टर और XYZ मिले हुए हैं इसलिए हम बाहर की कोई एजेंसी लाओ जी सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। क्या इन्होंने कोई अभी तक ऐसा कोई एक लेटर दिया है? किसी ने कोई लेटर नहीं दिया। इट मींस क्या है कि यहाँ पे कांग्रेस वालों ने भी बोला है कई बार कि जी पॉलिटिकली ये बातें तो होती रहती है, एक दूसरे पे इल्जाम तो लगते ही रहते हैं। तो मैं इसको श्रेणी में अभी तक लेके चल रहा हूं जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि यस XYZ मिला और उसने मिलके ये उनको मदद की और उससे सरकार को इतना लॉस हुआ, तब इसे घाटा माना जाएगा, इसे एक्चुअल घोटाला माना जाएगा। तो अभी तक मैं इसे घोटाला नहीं मानता। तो अब जो मैंने सवाल किए हैं वो भी इनेलो से और कांग्रेस से आप करके देख लीजिए, क्या इन्होंने कोई लेटर दिया है? बिल्कुल। छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगी, तंवर साहब ब्रेक पर जाना है। सुखबीर तंवर सीधे जुड़ गए अब हमारे साथ, फोन पर है नहीं सर, दिख रहे हैं आप हमें, बोलिए। आवाज मिल रही है सर? इतना साइलेंट नहीं छोड़ सकती मैं स्क्रीन को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे और ब्रेक के बाद मनोज जी और सुखबीर तंवर के जवाब के साथ लौटेंगे। देखते हैं कि इनके सवालों का जवाब अब तक मिल गया क्या, क्योंकि जो जेजेपी कह रही है, जो बीजेपी कह रही है, शराब घोटाले पर रार या बेवजह के सवाल, आखिर ये चल क्या रहा है? आइए डिबेट में इसे और ज्यादा आगे समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण काफी कुछ कह गया यहाँ पर कौशिक साहब का। सुखबीर तंवर जी अनामिका जी, सुना था आपने योगेश कौशिक को? नहीं, मैं नहीं सुन पाया, तकनीकी रीजन था। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बेहतर जानते हैं। इनका कहना है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और सरकार सवालों के जवाब दे रही है, तो गलत क्या है? नहीं, मैंने ये कहा तंवर जी कि अभी तक ये घोटाले की डेफिनेशन में नहीं आया है। इरेगुलरिटीज हैं, घोटाले की डेफिनेशन में नहीं है ये जिसको आप घोटाला कह रहे हो। और इसी चैनल पे मैंने बहुत लोगों को, आप लोगों को भी सुना है कि जी राजनीतिक लोग तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते ही रहते हैं अपने पॉलिटिकल गेम के लिए। ये कहा है मैंने। कौशिक जी और अनामिका जी, सारे प्रदेश में जो 300 रुपए की शराब की बोतल थी वो 1500 रुपए की बिकी और जिन लोगों को शराब का एडिक्शन है उन्होंने खरीदी। अगर ये 1200 का डिफरेंस हरियाणा की सरकार को और यहां बैठे प्रवक्ताओं को कोई घोटाला नजर नहीं आ रहा है तो इससे ज्यादा बेहूदगी की कोई बात नहीं है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार का जो शराब की तस्करी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी? और इसके अलावा माननीय
आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जिस प्रकार से शराब के ये ठेके खुलने के बाद जिस प्रकार का जो शराब के मूल्य हैं उनको लेकर जो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने शराब के ठेके दे दिए, इसके बाद ठेकेदार की मर्जी है वो जितना मर्जी रेट पे बेचे। क्या शराब के ठेकेदारों को इस सरकार ने अनियंत्रित कर दिया है? क्या वो जिस मर्जी रेट पे बेचेंगे? कौशिक साहब कुछ बोलना चाहे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बयान नहीं था। कंवर जी, बंसीलाल जी के टाइम पे 100 रुपए वाली बोतल 1000 रुपए में बिकती थी, ये शराब बंदी थी। नंबर 1। नंबर 2, ये सच है कि जिसने पैसे दिए, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जो ठेकेदार ठेका लेता है और पैसे जमा कराता है उसको वाकई ये छूट होती है, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में जो होते हैं उससे कंपटीशन होता है, इसलिए वो ज्यादा की नहीं बेच सकता। और तीसरे, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पैसा, मैं उस वक्त मानता इसको घोटाला कि ये पैसा सरकार की जेब में जाता चोरी छिपे, और अगर ये पैसा ऑफिशियली कहीं गया है तो आप उसे इरेगुलरिटी भी नहीं कह सकते। तंवर साहब, नहीं कौशिक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको कहना ये चाह रहा हूं कि पैसा ना सरकार को गया, लेकिन सरकार के द्वारा जो सरकार के लोग थे, जिन लोगों का, जिसका मैंने अपने पहले वक्तव्य में जिक्र किया, जिस व्यक्ति को सरकार ने आर्म्स लाइसेंस दे दिया मुकदमे उस पर तस्करी के होने के बावजूद, जिस व्यक्ति को सरकार ने पुलिस की सुरक्षा में व्यय करा दी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ इरेगुलरिटी नहीं होगी? देखिए सारी की सारी बातें बहुत स्पष्ट है। अरे इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं जिन्होंने अपने सारे लोग भर्ती कर दिए और जेल काट के। नहीं चलिए ठीक है मनोज जी, कैसी बातें कर रहे हैं मनोज जी? सुखबीर जी सर, मैं आपने जो अभी अपना जो स्टेटमेंट दी है, ये मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा समझूं मेरे ख्याल से कि भाई ये इनेलो की स्टेटमेंट है, और आप ये चाहते हो कि आने वाले समय में, अगर मान लो भविष्य में, हालांकि मुश्किल है कि कभी अगर आपकी सरकार आई तो आप हरियाणा में सस्ती दरों पर शराब उपलब्ध कराएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, विषय शराब उपलब्ध कराना नहीं है। आप इस बात को समझे, विषय ये है कि जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ, इस प्रकार का प्रकरण नहीं होना चाहिए था। देखिए, जिन लोगों ने शराब पीनी है वो तो शराब पिएंगे, हम शराब निषेध के पक्ष के लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से शराब के नाम पे इस प्रदेश में जो लूट हुई है और सरकार के द्वारा संरक्षित लूट हुई है, अभी भी लूट वाली बात कि घोटाला नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग आपको, मैडम को कहूंगा आपको सुना दें, नंबर 1। और नंबर 2, आपने आज तक भी किसी भी चुनाव में ये नहीं कहा कि हम शराब निषेध के पक्ष में हैं। कौशिक जी, आप ये इस बात को समझ लें कि शराब बेचनी है कि नहीं बेचनी है, और अतीत में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने जिस प्रकार से शराबबंदी करी और उसका जो हश्र हुआ, और आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की जो मासिक वेतन है वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बहुत बेहतर होता कि आप इसका जवाब दे देते कि यहाँ टीवी पर तो कह रहे हैं कि शराब निषेध के पक्ष में चुनाव में कभी क्यों नहीं कहा, या आगे कह देंगे कभी, ये तो आपने बोला नहीं। हाँ ठीक है, अभी भी वो लूट की बात पर अड़े गए। मुझे लगता है कि देखिए हरियाणा प्रदेश में सुखबीर जी, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में उलझ गए। कहाँ तो आपको बोलना था, बार बार आप यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं घोटाला, जो कि प्रूव हो रहा है बार बार कि कोई घोटाला नहीं है, अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। यही एक तरीका होता है किसी भी सरकार का काम करने का, कि अगर कहीं पर लगता है कि गड़बड़ पाई गई है तो उसको चेक किया जाता है, उसको हम चेक कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा। लेकिन आप कहाँ पर उलझ गए, कितना रेट था, कितने रेट में बिकी, अरे इतनी भी जरूरत की चीज नहीं है। आप कृपया करके शराब निषेध होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पार्टी के लेवल पर आप अपनी बात रखिए, आप अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करिए, तब पता चलेगा आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ पर कहा कि सरकार ने गनमैन प्रोवाइड करा रखे थे, फिर से आपको बता रही हूँ,
सरकार ने किसी तंवर भी साहब ऐसा सुन लीजिए व्यक्ति सर, सुन जो लीजिए, आवाज आपराधिक पहुंच नहीं रही अभी पृष्ठभूमि का आपकी, है, एक बार सुन लीजिए, मैं आ उसको रही हूँ दोबारा। कोई भी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा रखी थी। ये आरोप प्रतीक्षा गोदारा पर लगे थे, जो कि एसईटी में निकल कर आया है सामने। ये आप कहीं से निकाल कर नहीं लाए, एसईटी में निकल कर आया है, और वही आरोप है जिसके लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। तो वो जो आरोप आप लगा रहे हैं, वो एसईटी जो हमारी सरकार ने बनाई थी वो ऑलरेडी निकाल चुकी है। उस बात को आप बार बार दोहराएंगे, आपको पता है आपके पास जवाब तो है नहीं, कुछ तो बोलना है, तो बार बार वही आप बोलते जा रहे हैं। तो घोटाले जो होते थे वो इस तरह के होते थे, जब अच्छे बच्चे, जो वो लायक बच्चे हैं, उनका हक मारकर दूसरे बच्चों को अलमारी को पीछे से फाड़ कर लिस्ट बदल दी जाती थी, वो होता था घोटाला। इस तरह के घोटाले हुआ करते थे, ये घोटाला नहीं है। अगर नहीं लग रहा है तो वंदना पोपली जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। किस तरह से मुख्यमंत्री सीएलयू किया करता था, मुख्यमंत्री सीएलयू किया करता था, किस तरह से जो पैसा है चाइना में पहुंचाया जाता है उसको घोटाला बोलते हैं। जो देश के साथ गद्दार होते हैं उसको बोला जाता है घोटाला। जनता के बीच में ऐसा भ्रम न फैलाएं आप। सही बात तो ये है, सही बात आपके सामने आ चुकी है। सही बात यह है कि प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को बेचेगी सरकार। पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों को सौंपने की तैयारी। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। नहीं सर, अब बड़े सरकारी अब आपको शराब घोटाले पे जवाब मिल रहा है। ट्रेन पकड़ने जी, ये प्रश्न जहाँ के लिए ट्रेन निकली है ना डिबेट की, सर मैं उसी स्टेशन पे जाऊंगी, प्लीज दूंगी। ये प्रश्न आ गया। नहीं, रुक जाइए, रुक एक सेकंड, आ रही हूँ। प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ, क्या हमने देश से बाहर जाके चीजें बेच दी? नहीं, बस इतना बहुत है। वंदना जी हो गया, देश के ही लोग ना। और निजीकरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इंश्योरेंस होता है उसको निजी कंपनियों में के हाथ में सौंपा। आज हम किस सिचुएशन में बीमार पड़ते हैं, हमारे पास कैशलेस है कार्ड, आप जाइए अपना इलाज करा के आ जाइए। क्या ये सरकारी आ रही अजय जी? नहीं प्लीज मनोज जी, नहीं, अगर फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ, डिबेट में जहाँ के लिए ट्रेन निकली है मैं उसी स्टेशन पे जाऊंगी। आप लोगों को अगर शराब घोटाला पे बीजेपी जेजेपी जवाब दे रही है तो आप अपने सवाल को और पुख्ता तरीके से पूछिए, अगर संतुष्टि नहीं है तो, लेकिन दूसरा टॉपिक नहीं। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट चाहिए। अजय जी देखिए अनामिका जी, अब ये सारी बातें होने के बाद जिस चर्चा को हमने शुरुआत में कहा था, या जो जवाब मैंने आपको दिया था, जिस पर आप ये कह रही थी मुझे कि बड़ी सफाई से आप निकल गए, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष भी वही निकला कि रेगुलेटरी सरकार भी मानती है, भूषण जी ने भी कहा। और अगर इरेगुलरिटी को लेकर ही मेरा सवाल था सर, वही सवाल था मेरा। उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, और जांच का दायरा भी बढ़ाया गया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोग के लोग जो हैं, प्रवक्ता आते हैं टीवी पे, कम से कम इस तैयारी के साथ आए, तो तथ्यों का इनको पता हो। जब सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कैबिनेट के अंदर जो फैसले लिए गए उनको लागू करवा दिया गया, और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत करा दिया गया, तो कहाँ घोटाले की बात है? ये तो बेसिर पैर की बात करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के अंदर तो आज इतना कलह है कि इनके नेताओं में तो होड़ लगी हुई है। कौन आगे आकर के आरोप लगाए, कौन मीडिया में छाए रहे, ताकि आपस में जो इनकी बैरकसी है, ये जिनकी बात कर रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे कांग्रेस के अंतर्कलह के बारे में पूछा, भारत के स्तर पे नहीं, सिर्फ हरियाणा प्रदेश के स्तर पे, वो बोले मैं इस कांग्रेस की कलह के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता, ना मेरे पास कोई इसका हल। ये हाल तो आज आपके लीडर ऑफ अपोजिशन का है, कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा बहन, एक दलित की बेटी, जिनके बारे में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये छुपी नहीं है। तो ये लोग तो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं करें। कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, लेकर के आए। कोई लॉस सरकार को हुआ हो, कोई रेवेन्यू लॉस सरकार को हुआ हो, एक सबूत लेकर के आए, कोई तथ्य के साथ बात करेंगे। सुनो मेरी बात, आप 6 साल पहले हरियाणा के ऊपर 58,000 करोड़ का कर्जा था, 58 लाख करोड़ का, आपने उसको 2 लाख करोड़ पहुंचाने का काम किया। ऊपर से आप कहते हो कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं जवाब दूं? ठीक है जी, मुद्दे बहुत है आपके पास, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे किसी को, आप मौका छोड़ नहीं रहे मीडिया के अलावा। तब घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हो। मैं फाइनल कमेंट में मनोज जी आपके इस बात का जवाब शराब का घोटाला है। बोलिए एक्चुअली क्या है कि मैं 2 बातें कर रहा हूँ। नंबर 1 तो जो ये शराब का विरोध
दिखाते हैं टीवी पे या जनता के बीच में, ये झूठे लोग हैं। क्योंकि ये मान चुके हैं कि हरियाणा के अंदर शराबबंदी एक सुपर फ्लॉप शो रहा है, और जहां जहां शराबबंदी है, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की शराब बिकती है जहां शराबबंदी है। अब मैं करता हूं तीसरी बात, जिसमें उसमें भी लोग बचाव कर रहे हैं। तो ये मैं समझ निषेध वाला ड्रामा, निषेध वाला ड्रामा है, नाटक है, ये सिर्फ इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने के, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। अब मैडम उसको पता नहीं क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मैं समझ नहीं पाया हूँ। किसी को एक FIR हो गई, अभी मैं, अरे मुझे बोलने दो, मैं बता रहा हूँ, किसी पे FIR लॉन्च हो गई, मैंने मान लिया, ठीक है। उस FIR लॉन्च होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी हो गया है, और वो दोषी हो भी गया है तो उसके बाद भी उसकी जान की हिफाजत करना सरकार की ड्यूटी है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था, और उसे कोर्ट में जब ले जा रहे थे तो उस पर सैकड़ों लोगों ने हमला किया और उसको पुलिस ने बचाया। तो ये कोई मतलब किसी को बचाना कोई गुनाह है क्या? और स्पेशली तब जबकि उसको वो सजा याफ्ता भी नहीं है अभी तब तक। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मामले में भी फिर ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं सब लोग। ठीक है, बस 20-20 सेकंड सबके पास है। फाइनल कमेंट, वंदना जी। योगेश कौशिक जी, आपकी बात सही है कि अगर आपने प्रोटेक्शन दिया, फाइनल कमेंट में बोलने के लिए सब, कोई किसी के बारे में नहीं। हाँ, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन यहाँ पर जो बार बार प्रश्न उठा रहा था ना, उठाए जा रहे थे, सुखबीर जी कह रहे थे कि आपने प्रोटेक्शन क्यों दी। मैं कहा आप प्रश्न नहीं उठा रहे, मैंने उनके प्रश्न पर प्रश्न उठाया कि SCT में निकल कर आया। या तो आप अपनी तरफ से कुछ कह रहे तो बोलिए, अदरवाइज आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अभी जवाब नहीं मिला कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो वो सीधा पहुंच गए कर्जे पर। आपको बताना चाहूंगी कि जो कर्जे की लिमिट 3 से 5% की गई है GDP के, 3 से 5% तक प्रति वर्ष, वो जो है केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन मिली है। और वो केंद्र सरकार को बार बार पंजाब, राजस्थान ने भी रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना टाइम ऐसा है कि हमें जरूरत है कि कर्जे की लिमिट को बढ़ना चाहिए। पंजाब जो है टोटल 25% होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। पंजाब 40 तक जा चुका है, हमने तो 25 क्रॉस ही नहीं किया। अरे भट्टा तो आपका बैठ गया, आपका बैठ गया। ये मनोज जी, 20 सेकंड, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत जनता के बीच में खुल चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने देश का भट्टा बैठा दिया। सभी किसी भी राज्य को उनके हिस्से का GST नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल के अंदर मोदी जी कहते हैं भाई 80 लाख करोड़ लोगों को जो है ना जी हमने जो है भोजन बांट दिया। कोई सब घोटाला, ये देश को लूट के खा गए, देश को बर्बाद उन्होंने कर दिया, देश का भट्टा उठा दिया। आज नौजवानों में रोजगार नहीं है, किसान सड़कों पे है, बाढ़ से देश का हाल बुरा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और मोदी जी जो है मोर को नचा रहे हैं। मनोज जी, आप समझ रहे हैं, मुझे डिबेट को वाइड अप करना, आप सुन नहीं रहे, मुझे एंकर को नहीं सुन रहे आप। यहाँ पर क्या संचालन करूं मैं शो का? टाइम वेस्ट, टाइम किल कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मौका नहीं दिया बोलने का। सत्र के बाहर भी आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। जब मौका है तो सवाल नहीं पूछ रहे, शोर मच रहा है यहाँ। सुखबीर तंवर साहब 20 सेकेंड, चलिए आवाज चली गई। अजय गुलिया जी 20 सेकेंड। देखिए, आपने इतने विस्तार से समझाया, फिर भी जो विपक्षी दल हैं यहाँ पर, दोनों ही वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए अनामिका जी, स्पष्ट रूप से एक ही बात कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का मेरे बाप का। ये इस प्रकार के लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आज हरियाणा प्रदेश में ऐसी सरकार है जो हरियाणा की प्रगति और उन्नति पे अपना ध्यान लगा रही है, जो ये चाहती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाए। अगर किसी ने कोई छोटा भी अपराध किया, उसकी जांच हो और दोषी कोई बख्शा नहीं जाए, और हरियाणा प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास जो हरियाणा प्रदेश की सरकार का है, ये लोग उससे चिंतित हैं। बड़े दिनों बाद आपने मुहावरे का यहाँ प्रयोग किया है सर, मैं बहुत मिस कर रही थी कि कुछ बोले आप ऐसा, आज बोला आपने। कौशिक साहब, मेरा मानना तो ये है कि देखिए ये चीजें सब चलती रहेंगी, लेकिन ये भी चलता रहेगा। जब इनकी सरकार आती है या किसी और की आएगी तो वो लोग लगाएंगे इल्जाम, पर जब तक मेरे हिसाब से मैं रोक रही हूँ आपको सर, क्योंकि तंवर साहब शायद दोबारा जुड़ गए हैं। मैं आपसे ना फाइनल कमेंट ही लूंगी, एक बार सबको सुने। तंवर साहब आवाज मिल रही है? सर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। हाँ, कि अगर घोटाला नहीं है, हाँ, और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, आखिर किन और किसी अधिकारी का भी नाम लिया गया, हाँ, आखिर इसका मतलब ये है कि अधिकारियों पे भी इस सरकार का
कोई दबाव नहीं है। अधिकारी जो मर्जी करें, किसी शराब के तस्कर को सुरक्षा मुहैया कराएं, किसी अपराधी को आर्म्स लाइसेंस दें, ये सरकार की नीति है। निसंदेह ये घोटाला है। देखिए जिस प्रकार से ये आईवास की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस प्रकार का आईवास हरियाणा भी नहीं चाहिए, कंट्रोल अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, हो गया सर, 20 सेकंड खत्म। कौशिक साहब खत्म कीजिए जल्दी से। देखिए, मेरा मानना तो जो मैंने पहले कहा वो अभी भी है। मेरे ख्याल में इरेगुलरिटी जरूर है, सरकार ने मान लिया है, सरकार एक्शन ले रही है। हो सकता है कल को इससे बड़ा भी एक्शन ले, कोई और बीच में कोई आता है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बट घोटाला मैं उसी दिन मानूंगा जिस दिन या तो कैग की रिपोर्ट बोलेगी और वो प्रूव होगा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी प्रूव नहीं हुई। जैसा कि मैंने बोला, स्पेक्ट्रम में तो वो हो चुके, बरी हो चुके ऑलरेडी, दोनों कनीमुई भी और राजा भी। तो इसका मतलब ये कैग की रिपोर्ट भी कई बार मैनिपुलेटेड हो सकती है। मैं मानता हूं जब तक कोर्ट सजा नहीं देती है, ये मान के कि हाँ घोटाला है, वो घोटाला नहीं है। ठीक है, अनियमितताएं जरूर दिख रही है, जो सरकार को भी दिख रही है। सरकार इसे स्वीकारते हुए आगे बढ़ रही है और विजिलेंस की जांच चल रही है। तो थोड़ा वक्त जांच को भी दिया जाना चाहिए। ये विश्लेषक जो यहाँ बैठे हैं वो भी कह रहे हैं, और तमाम विश्लेषकों की राय सरकार खुद कह रही है कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। एक बार देखिए, उसके बाद सवाल दागने के लिए आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या एक्शन लिया गया। बहुत शुक्रिया आप सबों का। और इसी के साथ प्राइम टाइम डिबेट में हम फिलहाल यहीं पर रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।